हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे साथियों। तो साथियों, आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और साथियों, जो विद्यार्थी वर्तमान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, आपको क्या हो रहा है कि इस सोशल मीडिया के टाइम में आपको कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा कई तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है साथियों। आपको कई तरह की भ्रामक खबरें मिल रही है कि ये जो पशु परिचर का सिलेबस बदल गया, अब क्या होगा, ये वो कई प्रकार की खबरें आपको है जो साथियों बिल्कुल एक तरह से डिसअट्रैक्शन आपके लिए पैदा कर रही है साथियों। तो साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पशु परिसर का वर्तमान में जो सिलेबस है ना साथियों, वो इसी प्रकार का सिलेबस है कि आपको कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथियों 4 टॉपिक तो मात्र पशुपालन के हैं, 6 टॉपिक है आपके सिर्फ अपने अपने साइंस के हैं, और 6 टॉपिक है मात्र आपके गणित के, और उसके बाद में है जो आपका राजस्थान का जीके, इतिहास, कला संस्कृति और ज्योग्राफी है साथियों। तो इसमें कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही आप पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, कमियाँ रह रही है उनको सुधारिए साथियों। आपको कोई, मैं कहता हूँ साथियों, कई यूट्यूब चैनल है ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं कि ये हो गया, अब क्या होगा विद्यार्थियों, तुम्हारा तुम्हारा जो पहले पढ़ लिया उसका क्या हो गया। कभी भी साथियों, आपने जो पढ़ा है वो ज़्यादा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है। अगर आप कम पढ़ लेते, सिलेबस को कम किया गया है ना कि बढ़ाया गया है। कभी भी सिलेबस को कम किया जाता है तो विद्यार्थी जो पढ़ लेता है उसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिसने कम पढ़ा है और अगर सिलेबस बदल जाता है, बढ़ जाता है ना, तो उस विद्यार्थियों को थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन आप हमारा इधर सिलेबस जो है वो कम ही हुआ है साथियों। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो वही देखिए, 1 या 2 वीडियो जो आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, केवल वो टॉपिक आप देख सकते हैं साथियों। बाकी आपको पूरा कोर्स लेने का, पूरा कोर्स परचेज करने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है। आपको 99 में, 100 रुपये में ऐसे कोर्स बेचे जा रहे हैं जो आपको देने के लिए आपको कई प्रकार की मिसगाइड किए जाएंगे कि पशुपालन का पोर्शन हमारे से कर लीजिए, ये वो सब चीज़ें आपको भ्रामक रूप से दी जा रही है। तो मैं ये आपको ये कहूँगा साथियों, मैं आपका एक छोटा बड़ा भाई होने के सजेशन के तौर पर आपको ये सजेशन दे रहा हूँ साथियों, कि आप है ना, जो बिल्कुल एक लाइब्रेरी का कोना पकड़ लीजिए साथियों, और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं लगे तब तक आप अपने मैटर को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और टेस्ट देते रहिए साथियों। और दुनियादारी को, कोई आपको किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। कोई भी चीज़ आपको कौन क्या कह रहा है किसी से मतलब नहीं है। सिलेबस बिल्कुल कह रहा हूँ एकदम ईजी लेवल का सिलेबस है, बिल्कुल ईजी वे में सिलेबस है। आपको कहीं कोई चीज़ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति वो भी आपको कम कर दिया गया है। 4 टॉपिक पशुपालन के दे रखे हैं, 6 टॉपिक आपके मैथ के हैं और 6 टॉपिक साइंस के हैं। तो मेरे हिसाब से साथियों, आपको कहीं कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो आप, मैं कह रहा हूँ, कोई कहीं पढ़ने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। ये जो अभी वर्तमान में अपनी सीरीज चल रही है साथियों, वो सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। चाहे आप रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, सीईटी, पशु परिचर, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, सभी के लिए जो अपना पोर्शन है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा साथियों। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा साथियों, आज का अपना टॉपिक है साथियों चाल, यानी जो साउंड है, चाल है, उससे अपन जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव हो सकते थे क्वेश्चन, वो अपन ने आज की वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं। टॉपिक है अपना चाल या फिर साउंड के ऊपर जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं साथियों। और जो सीईटी या पशु परिचय वाले विद्यार्थी हैं उनके लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। और भी अगर आप रेलवे या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेशन है वो फायदेमंद रहने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि चाल की ध्वनि की निर्वात में चाल होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 3 × 30 मीटर पर सेकंड, या फिर ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो साथियों, कभी भी याद रख लेना आपको कि ध्वनि है ना वो कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि साथियों ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या? ध्वनि की गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब आप पूछोगे साथियों कि माध्यम क्या होता है। माध्यम से मतलब है साथियों, जैसे ठोस है अपना, द्रव है और गैस है, ये माध्यम है। यानी जो वायुमंडल है, जहाँ पे कहीं आप अपने को ठोस जगह मिलती है,
कहीं द्रव और कहीं गैस, ये माध्यम है साथियों। तो ध्वनि या तो ठोस में गमन करेगी, या द्रव में गमन करेगी, या फिर गैस में गमन करती है। अगर ठोस, द्रव, गैस इनके अलावा अगर ऐसे मानो ये तीनों ही अपने पास उपस्थित नहीं है तो ध्वनि कतई किसी भी माध्यम में मतलब बिना माध्यम के कभी भी गमन नहीं कर सकती। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की निर्वात में, निर्वात से मतलब है साथियों जहाँ वायु भी नहीं होता है, यानी वायुमंडल भी जहाँ नहीं होता है। तो साथियों वायुमंडल कहाँ, जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा यानी ठोस, द्रव, गैस नहीं रहेगी तो वहाँ ध्वनि का गमन नहीं हो पाएगा। यही पूछा जा रहा है कि ध्वनि की निर्वात में नहीं चल सकती। ये ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि निर्वात का मतलब है जहाँ वायुमंडल भी नहीं होता है। जैसे आपको साथियों पता होगा कि अपन जैसे चंद्रमा पर अपन एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की को कुछ भी कहे तो वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की आवाज़ को नहीं सुन पाता है, क्योंकि साथियों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। तो आप चाहे वहाँ किसी को गाली भी दोगे ना तो वो जो आपके पास वाला व्यक्ति है वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि साथियों वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और जहाँ वायुमंडल नहीं होगा, ठोस, द्रव, गैस नहीं होगा, वहाँ पे कभी भी ध्वनि का चालन नहीं होगा साथियों। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, ठोस में, जल में, जल व ठोस दोनों में। तो साथियों जो ध्वनि की चाल होती है मैं आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक होती है ठोस में, यानी कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का चालन होगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ आएगी तो ठोस वस्तुओं में आएगी, उसके बाद में द्रव, और उसके बाद में सबसे लास्ट में गैस में। यानी सबसे ज़्यादा अगर अपन आवाज़ निकालेंगे तो ठोस वस्तुओं में ज़्यादा आवाज़ आती है, उसके बाद द्रव में, तो उसके बाद गैस में, तो सबसे लास्ट में गैस में। मान लीजिए आपको साथियों, आप कई कोई ठोस जगह मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जिन जो ठोस है, तो उनको आप जैसे मान लो कोई दो धातु से बनी हुई पात्र हैं, उनको अपन जैसे एक दूसरे से टकराते हैं तो ध्वनि की आवाज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि उनमें ध्वनि का चालन अधिक होता है। फिर आप जैसे मान लो कि जल है, जल के अंदर आप दो पत्थरों को टकराते हो तो वहाँ भी ध्वनि का चालन होगा, लेकिन ठोस के अपोजिट या ठोस के सापेक्ष कम होगा, और जो गैस होता है उसमें द्रव से कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव और फिर गैस में होगा। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा साथियों ठोस में होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, यानी कि साथियों जो तापमान होता है ना, तापमान हमेशा ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। क्या आपको ध्यान रखना है, तापमान हमेशा ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है, लेकिन जो दाब होता है ना, दाब कभी भी ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है। दाब कभी नहीं करता है, सिर्फ तापमान प्रभावित करता है साथियों। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है साथियों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो साथियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है साथियों 331 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, 331 मीटर पर सेकंड, या कई बार आपको 332 मीटर पर सेकंड भी देखने को मिल जाता है कई बार। तो ऑप्शन ये दोनों ही सही है, तो क्वेश्चन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, कंपन प्रति सेकंड, ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है सेकंड। तो साथियों आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, और कंपन प्रति सेकंड भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्ती की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा यही होती है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए साथियों, कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, और आवर्ती का मात्रक कंपन प्रति सेकंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है साथियों। ये आपको क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड, ए व बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी हर्ट्ज और कंपन प्रति सेकंड दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रकृति व ताप पर, दाब पर, द्रव्यमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो ध्वनि की चाल है वो सदैव ताप पर निर्भर करती है, तापमान या ताप पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था कि दाब पर निर्भर नहीं करती है, तो दाब पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ये ऑप्शन अपना कोई मतलब नहीं रखता। तो साथियों ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति से मतलब आप ठोस, द्रव, गैस की से पता लगा सकते हैं यहाँ पे, और ताप से मतलब है तापमान से। तो ठोस, द्रव, गैस या फिर तापमान पर निर्भर करता है किसी भी ध्वनि की चाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
कंपन करती हुई वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। क्या पूछा जा रहा है साथियों? यहाँ पे देखिए साथियों, वस्तु के कंपन की आवृत्ति पूछा जा रहा है साथियों। और अपना जो साथियों यहाँ पे आवर्तकाल अपने यहाँ पे दे रखा है। तो साथियों जो आवर्तकाल है वो कितना है? अपना आवर्तकाल यहाँ अपने को दे रखा है, आवर्तकाल है अपना यहाँ पे 0.02 सेकंड, ये अपना आवर्तकाल दे रखा है। और जो आवर्ती और आवर्त के सापेक्ष अपना जो सूत्र होता है साथियों, वो होता है आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल। ये अपना आवर्ती और आवर्तकाल के सापेक्ष अपना आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल। ये अपना आवर्ती और आवर्तकाल के सापेक्ष अपना सूत्र होगा साथियों। तो आवर्ती ज्ञात करना है, 1/, आवर्तकाल अपने को दे रखा है कितना? 0.02 सेकंड। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100 तो यहाँ पे 100 में जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 अपने को प्राप्त होगा। जो 50 हर्ट्ज है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है 50 हर्ट्ज, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 50 हर्ट्ज अपनी क्या है? आवर्ती है साथियों। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्वनि की सर्वैता सीमा होती है। सर्वैता मतलब यानी अपन ध्वनि को किस सीमा तक सुन सकते हैं। अपनी जो सर्वैता क्षमता से याद है साथियों, यहाँ ध्यान रखना, सर्वैता का मतलब होता है सुनना, यानी किस आवृत्ति को ध्वनि को अपन सुन सकते हैं। 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो साथियों जो अपन आवृत्ति है ध्वनि की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जिसको अपन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी अपन लिख सकते हैं साथियों। तो या तो आपको ऑप्शन में 20 से 20,000 हर्ट्ज मिलेगा, या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मिल सकता है आपको। तो साथियों ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं उनको साथियों अपन अपसर्व्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अपसर्व्य ध्वनि तरंगे कहते हैं इनको अपन, अपसर्व्य। और 20,000 हर्ट्ज, क्या साथियों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को परासर्व्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनि को परासर्व्य ध्वनि तरंगे, या जिनको अपन इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं साथियों। अल्ट्रासाउंड भी इनको कहा जाता है। और अपसर्व्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो अपन इन दोनों के बीच में आवृत्ति को सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज से कम को सुन सकते हैं और ना ही 20,000 हर्ट्ज से अधिक की सुन सकते हैं। इनके बीच की ध्वनि को अपन सुन सकते हैं साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी होगा वो सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुँचने चाहिए साथियों। मतलब बात हो रही है कि मान ले कहीं भी अपन यहाँ ऐसी जगह जाके अपन ज़ोर से चिल्लाते हैं, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाके में अपन ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, तो वहाँ पे ध्वनि क्या है? पहाड़ियों से टकरा कर वापस आती है। तो उसे अपन कहते हैं साथियों प्रतिध्वनि, है ना। तो ऐसे बोला जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए। यानी कि वो प्रतिध्वनि अपने को कब सुनाई देगी? जब वो ध्वनि 0.1 सेकंड में अगर वापस आ जाती है ना पहाड़ से टकरा कर। कितने समय में? 0.1 सेकंड में अगर टकरा कर हमारे कानों तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब अपन उस ध्वनि को वापस सुन सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा समय वो ले रही है तो अपन उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 0.1 सेकंड में वो ध्वनि टकरा कर वापस हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए, तभी वो अपने को ध्वनि सुनाई देगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है देखना है साथियों। 20 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज मान लीजिए साथियों, 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो साथियों जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उसमें अपन परासर्व्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं साथियों। किनका? परासर्व्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। यानी जो अल्ट्रा
साउंड होता है, उन ध्वनि तरंगों का अपन प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में साथियों। जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं सॉरी साथियों, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माफ़ कीजिए साथियों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ये तो अपनी है वो सर्वे ध्वनि तरंगों का जो मैंने पहले बताया था, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ होती है वो होती है अपनी अल्ट्रासाउंड में जो सुनी जाती है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से होती हैं, जिनको अपन नहीं सुन सकते, जिनको साथियों चमगादड़, कुत्ते, बिल्लियाँ ये सुन सकते हैं साथियों 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनियों। क्योंकि साथियों चमगादड़ होती है वो भी अल्ट्रासाउंड का से मतलब प्रासंगिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग करती हैं, कुत्ते करते हैं और बिल्लियाँ करती है, यही इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आयाम का मात्रक होता है, आयाम का मात्रक होता है, ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आयाम का जो मात्रक होता है साथियों वो होता है अपना मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्वनि की तीव्रता व प्रबलता निर्भर करती है, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि ध्वनि की जो तीव्रता और प्रबलता। अब साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा कि तीव्रता या प्रबलता से क्या मतलब है। यानी यदि कोई भी ध्वनि जो तेज अवस्था में निकलती है ना, तेज, जैसे तेज अपन जोर से चिल्लाते हैं तो वो ध्वनि तेज यानी जो जितनी दूर तक जाती है तो उसको अपन तीव्रता या प्रबलता कहते हैं। तो वो तीव्रता या प्रबलता से मतलब होता है ध्वनि का तेज यानी कितनी दूर तक वो जा रही है, वो होती है उसकी प्रबलता या तीव्रता। तो वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है ध्वनि के आयाम पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक ट्रिक से आप याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। तीव्र प्रबल आया, तीव्र प्रबल आया, तीव्र प्रबल आया यानी कोई व्यक्ति था, वो उसको अपन ने कोई सामान लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो मार्केट में जाकर बिल्कुल एकदम से वापस तीव्र प्रबल आया। क्या हुआ, तीव्र प्रबल आया, मतलब तीव्रता और प्रबलता से वापस आया। जब अपन ने मार्केट के लिए भेजा था लेकिन वो तो तीव्र और प्रबल आया, यानी तीव्रता प्रबलता से वापस लौट कर आया। तो साथियों जो ध्वनि की तीव्रता, क्या याद रखिए साथियों, ध्वनि की तीव्रता व प्रबलता हमेशा ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। या तीव्र से तीव्रता याद रखिए, प्रबल से प्रबलता याद रखिए और आया से आयाम याद रखिए। क्या रखिए साथियों, आया से आयाम। तो ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है साथियों। और ट्रिक मैंने बताया तीव्र प्रबल आया, इस ट्रिक को याद रखिए, ज़िंदगी में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि साथियों अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। तीव्रता प्रबलता है वो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है, अब याद रखिए। और जो ध्वनि की आवृत्ति है, क्या ध्वनि की जो आवृत्ति है साथियों, ध्वनि की आवृत्ति है वो उसकी ध्वनि की, मैंने पहले बताया आपको, जो तीव्रता है वो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है, और जो ध्वनि की आवृत्ति है वो ध्वनि के तारतम्य पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि तारतम्य या तीव्रता, कुछ भी आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो जो तारतम्य है उसको तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लोगे कि भाई आवृत्ति वो तारतम्य पर निर्भर करती है, और तीव्रता प्रबलता वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो उस ट्रिक से तो आप वो याद कर लोगे, बाकी रह गया ये, तो आवृत्ति है वो तारतम्य पर निर्भर करती है। तो साथियों अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ध्वनि जितनी ज़्यादा तीव्र या प्रबल होती है ना, उसकी आवाज़ उतनी ही तेज़ होगी। क्या, यानी जो ध्वनि की जितनी ज़्यादा तीव्रता या प्रबलता होगी वो उतनी तेज़ होगी और उतनी दूर तक अपने को सुनाई देती है। और जिस ध्वनि की आवृत्ति यानी उस आवृत्ति अधिक हो उतना ही उसका तारतम्य होगा साथियों। तो वो उतनी ही ज़्यादा मोटी या फिर पतली होगी साथियों। मोटी और पतली का निर्भर तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, और तेज़ और धीमी का जो है उसके उसके प्रबलता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तीव्रता प्रबलता उसके आयाम पर, क्योंकि तीव्र प्रबल आया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, मैंने बताया था आपको, ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, रेडियो तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे साथियों वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे हैं साथियों अनुदैर्घ्य हैं। स्प्रिंग है वो स्प्रिंग वाली जो तरंगे हैं स्प्रिंग में है वो भी अपनी
अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। बाकी जो प्रकाश तरंगे हैं साथियों अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, प्रकाश तरंगे हैं। और यह बाकी जो खींची हुई रस्सी है उसमें भी कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगों में, और ध्वनि तरंगों में अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है साथियों। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 240 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए साथियों। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है अपना आवर्ती यानी v कितना है अपने पास, आवर्ती v है अपने पास साथियों 220 हर्ट्ज। उसके बाद में साथियों अपने पास क्या दे रखा है, उसके बाद में अपने पास दे रखा है तरंगदैर्घ्य दे रखा है। कितना है तरंगदैर्घ्य, याद रखिए साथियों तरंग वेग दे रखा है 240, आवर्ती v बराबर 220 है और तरंग वेग बराबर कितना है 240 है साथियों, 240 है। और जो तरंग समीकरण होता है साथियों याद रखिए, आपको पता होगा तरंग समीकरण क्या होता है। तरंग समीकरण होता है अपना v बराबर v इंटू लेमड़ा। ये v तो अपना तरंग वेग है, ये भी अपनी आवर्ती है और लेमड़ा है वो अपना तरंगदैर्घ्य है। तो अपना साथियों यहाँ पे जो तरंग वेग दे रखा है वो कितना है 220 है तरंग वेग। उसके बाद में आवर्ती है वो अपनी है 220 हर्ट्ज इंटू अपने को क्या ज्ञात करना है साथियों, अपने को यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है यानी लेमड़ा ज्ञात करना है साथियों। तो लेमड़ा ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि जो ये अपना साथियों 240 है यहाँ आगे, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 240 बटा 220। तो साथियों जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 2 अपने को प्राप्त होता है। जो 2 मीटर अपने को ऑप्शन ए में दे रखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। 2 मीटर इस ऑप्शन ए में दे रखा है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी ध्वनि की तरंग आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्घ्य 17.5 मीटर पर सेकंड है। ये 3.5 मीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, यानी अपने को टाइम ज्ञात करना है। सबसे पहले साथियों अपने पास आवर्ती कितनी है, आवर्ती दे रखा है क्वेश्चन में v बराबर है 4 किलो हर्ट्ज। कितनी है साथियों 4 किलो हर्ट्ज है। तरंगदैर्घ्य लेमड़ा कितना है 17.5 है अपने पास, और अपने को क्या ज्ञात करना है टाइम ज्ञात करना है साथियों। तो अपने को तरंग समीकरण से क्या होगा साथियों, तरंग से अपने v इंटू लेमड़ा, v कितना है अपने पास v है 4 इंटू 17.5, 4 इंटू 17.5। अब साथियों 17.5 को जब अपन इधर अपने पास क्या दे रखा है साथियों 17.5 है वो सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों 17.5 को 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 1 0 क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे 175 हो जाएगा साथियों। अब इसको जब साथियों 0.175 अपने को मिलता है साथियों। 0.175 को जब अपन 4000 से गुना करते हैं तो अपने को 700 मीटर पर सेकंड अपने को प्राप्त होता है साथियों। अब जब इसको 3.5 मीटर की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन अब इसको समय ज्ञात करेंगे साथियों। तो यहाँ पे साथियों अपने पास दूरी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 3.5 दूरी दे रखी थी अपने पास। इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन 1000 से यहाँ गुणा करेंगे और साथ में 7000 अपने को 700 वी पहले प्राप्त हुआ था साथियों। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 और लग जाएगा, 3 से 3 0, 7 पंचो 35, तो 5 यहाँ पे सेकंड अपने को ऑप्शन डी में प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं साथियों। जल में स्थित पिंडों की दूरी दिशा व चाल मापने के लिए किस यंत्र को काम लेते हैं। तो साथियों जल में स्थित पिंडों की दूरी दिशा व चाल मापने के लिए अपन सोनार नामक यंत्र को काम में लेते हैं। तो साथियों सोनार जो यंत्र है वो काम अपन यहाँ पे लेते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रीडिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो साथियों जो ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर होगा साउंड। ये थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। सोनार का पूरा नाम पूछा गया था उस एग्जाम में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साथियों। इस सीरीज में आपको साथियों कई क्वेश्चन है वो आए हुए भी मिलेंगे साथियों। रडार का आविष्कार किसने कब किया? तो साथियों रडार का आविष्कार टेलर व ल्यूयंग ने 1922 में किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ध्वनि की तीव्रता का माप होता है साथियों, ध्वनि की तीव्रता का माप डेसिबल होता है साथियों, यानी ध्वनि की तीव्रता को अपन डेसिबल माप सकते हैं। और ध्वनि का जो वेग होता है साथियों, नहीं साथियों वायु का जो वेग होता है, सॉरी वायु का वेग होता है वो विंडवेन में, और क्या नाम है वायु दाब है वो बैरोमीटर में नापते हैं साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपन करने में लगे समय को कहते हैं। तो साथियों एक कंपन यानी एक सेकंड में किए गए कुल कंपनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों आज का अपना सेशन यहीं समाप्त होता है साथियों। आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइए साथियों एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है साथियों, और आप सभी साथियों के लिए मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं। तो साथियों आप भी थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करता हूं साथियों। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह रही है या आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी आप अपना बता सकते हो साथियों। बाकी साथियों आपको इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करना है साथियों, कमेंट ज़रूर करना है, और साथ में लाइक का बटन है वो दबाना है। पहली बार अगर विजिट कर रहे हो चैनल पर, पहली बार ही आए हो तो साथियों सब्सक्राइब भी आपको इस चैनल पर करके ही जाना है साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।